गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बीकॉम सेकेंड ईयर। आज की क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो आपका यूनिट नंबर फर्स्ट का ही पार्ट है। चैप्टर नंबर थर्ड, पूर्वाधिकार अंशों का शोधन या रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में आज डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। पहले हम बात करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन का मीनिंग क्या होता है, रिडम्पशन क्या होता है, उसके प्रोविजंस के बारे में बात करेंगे। सेक्शन नंबर 55 के सेक्शंस में रिडम्पशंस के बारे में क्या प्रोविजंस दे रखे हैं, और इसके बाद हम बात करेंगे इसकी जनरल एंट्रीज कैसे करेंगे, इसको कैसे कैलकुलेशंस में लेकर आएंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक हमारा जो होता है पूर्वाधिकार अंशों का शोधन का मीनिंग क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन का मीनिंग क्या होता है। जो भी प्रेफरेंस शेयर्स जो आप इशू करते हैं, जो कंपनी क्या करती है, कंपनी शेयर इशू करती है, क्या करती है, शेयर इशू करती है। उसमें टाइप्स ऑफ शेयर्स हो सकते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड दूसरे टाइप के होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। क्या करती है कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स में एक टाइप की बात करते हैं शोधनीय या रिडीमेबल, है ना। तो यहाँ पे बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स कौन से, रिडीमेबल। तो प्रेफरेंस शेयर्स, ओके, यहाँ पे बात करते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंसेस होते हैं, क्या होता है इनके बारे में। तो इक्विटी शेयर्स हैं वो उनका रिडम्पशन नहीं होता। इसमें बात करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। जो भी पूर्वाधिकारी अंशधारी हैं जो बिजनेस के अंदर कुछ सर्टेन पीरियड के लिए बिजनेस में आते हैं और कुछ टाइम पीरियड बाद इनका 10 ईयर्स या 15 ईयर्स इनके मैच्योरिटी पीरियड 10 ईयर्स या 15 ईयर्स या 20 ईयर्स व्हाटएवर जो भी आपको गिवन है, उस टाइम पीरियड बाद क्या करना होता है, टाइम पीरियड के आफ्टर आपको क्या करना होगा, रीपेमेंट करना होगा। किनको करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आपको पैसा चुकाना होगा। इसी रीपेमेंट को आप क्या बोलते हो, रिडम्पशन, क्या बोलते हैं, शोधन। क्या करते हो आप, जो भी शेयर इशू किया उसका 10 to 15 ईयर जो भी टाइम पीरियड आपको गिवन है, उस टाइम पीरियड बाद आपको क्या करना है, रीपेमेंट करना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करना। इसी पेमेंट को आप क्या बोलते हैं, रिडम्पशन, पूर्वाधिकार अंशों का शोधन बोला जाता है। ओके, तो इसके बारे में ये चीज तो बोली गई। अब इसका सिंपल मीनिंग मैंने एक्सप्लेन कर दिया, शोधन का मीनिंग क्या होता है। अब कंपनी अधिनियम में इसके बारे में क्या चीज बताइए, तो आप उसको लाइन टू बात करते हैं। पूर्वाधिकार अंशों के शोधन से आशय ऐसे अंशों पर प्राप्त राशि को उनके निर्गमन की शर्तों के अनुसार कंपनी के जीवन काल में वापस लौटाने से। अगर किसी कंपनी ने क्या किया, कोई शेयर इशू किए और शेयर इशू किए तो वो कौन से शेयर है, प्रेफरेंस शेयर्स की बात कर रहे हैं ना। प्रेफरेंस शेयर से उन शेयर्स का पैसा किससे लिया, इसने कंपनी ने पब्लिक से कोई शेयर्स इशू किए, कौन से शेयर से, प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए, और उसका जो भी पैसा बना कंपनी के पास आ जाता है और कंपनी उसका रीपेमेंट करती है। रीपेमेंट या पुनर्भुगतान, वापस पेमेंट करती है। इसी को बोलते हैं रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर है ना। तो आपके जो कंपनी ने पैसा लिया है उस पैसे को वापस अपने शेयर होल्डर को भुगतान करना ही रिडम्पशन कहलाएगा। सामान्यतः एक कंपनी द्वारा उसकी अंश पूंजी को उसके जीवन काल में वापस नहीं किया जाता, परंतु इसके दो अपवाद हैं। जनरली कंपनी क्या करती है, जो भी कैपिटल इशू करती है उसका रीपेमेंट नहीं होता, बट दो इसके अपवाद दे रखे जो इनकी कंडीशन को फुलफिल नहीं करेंगे, ऐसे कंडीशंस में उनका रीपेमेंट होता है। तो दो अपवाद है। पहली चीज है, एक तो कंपनी अधिनियम की धारा 66 के अनुसार यदि कंपनी में
जो कंपनी सेक्शन है 2013 का सेक्शन नंबर 66 कंपनीज एक्ट में 2013 के सेक्शन नंबर 66 में कैपिटल रिडक्शन करने का ऑब्जेक्टिव से, और दूसरा 55 जब भी आप कैपिटल रिडक्शन करते हैं, अपनी कैपिटल में चेंजेस करते हैं, तब आप क्या कर सकते हैं, रिडक्शन या अंशों का शोधन करने के टाइम में पहली चीज तो आपको करना है कैपिटल रिडक्शन कर सकते हैं, तभी आप क्या कर सकते हो, उनका वापस लौटाने वाली बात होगी। जब भी आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, तब आप क्या करेंगे, इस चीज का यूज करते कैपिटल में कमी करने का या कैपिटल रिडक्शन करते हैं। और दूसरी चीज होता है प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करना। ओके, तो दो ही कंडीशन, दो ही अपवाद दे रखे हैं, तो इनके अंदर आइए धारा 2 सेक्शन से बात हो रही है। सेक्शन नंबर 66 में बात हो रही है कैपिटल रिडक्शन की। ओके, कैपिटल रिडक्शन करके भी आप क्या कर सकते हैं, कैपिटल में कमी कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 55 है जो कंपनीज एक्ट में दे रखा है, उसमें आपका प्रेफरेंशियल रिडम्पशन है। ओके, तो ये दो चीजें आपको याद रखनी होगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कब कब हो सकता है, ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस है, तो 2 ही कंडीशंस में रीपेमेंट हो सकता है, अदरवाइज कंपनी अपना पेमेंट नहीं करती। जो भी उसने शेयर्स इश्यू किए उनको रीपेमेंट करने की कंडीशन 2 ही कंडीशन बनती है, कैपिटल रिडक्शन हो जाए या प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन हो जाए। ओके, अब बात करते हैं सेक्शंस के बारे में। तो फर्स्ट जो कंपनी अधिनियम के धारा जो 55 के प्रोविजंस क्या हैं, तो 55 के प्रोविजंस कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, अपना थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, सेक्शन 55 के प्रोविजन को एक्सप्लेन करो, इसके प्रोविजंस कौन कौन से, प्रेफरेंस का रिडम्पशन से रिलेटेड कौन कौन से प्रोविजंस है, वो आपको एग्जाम में पूछ लेंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चन के अंदर। कंपनी अधिनियम की धारा 2013 के लागू होने के बाद कोई भी अंशों द्वारा सीमित कंपनी ऐसे पूर्वाधिकार अंश जारी नहीं करेगी, या तो अशोधनीय हो या जारी करने की तारीख 20 अवधि के पश्चात शोधनीय हो। क्या होना चाहिए, कंपनी ऐसे कोई शेयर्स इशू नहीं कर सकती जो अनरिडीमेबल हो। ओके, या कंडीशन बताइए इसमें इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हो या और 20 वर्ष की अवधि के पश्चात शोधनीय हो। तो यहाँ पे 2 चीजें कौन कौन से हैं, कंपनी एक्ट 2013 के आफ्टर जो भी आपके लिमिटेड कंपनी है, वर्ड याद रखिएगा, लिमिटेड कंपनी, सीमित कंपनी, ऐसे जो आपके प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनको इशू नहीं करेगी जो अशोधनीय या अशोधनीय मीनिंग जिसका रिडम्पशन नहीं होने वाला, जिनका रिडम्पशन आप नहीं कर सकते, या जारी करने की तारीख से 20 वर्ष की अवधि के पश्चात शोधनीय, कम से कम जिस दिन इशू कर दिया उसके 20 वर्ष बाद इशू, जो 20 वर्ष बाद आप क्या कर सकते हैं, उसका शोधन अवधि के पश्चात शोधनीय हो। तो 2 तरह के शेयर्स के बारे में यहाँ पे बात बोली गई है। तो आपके फर्स्ट तो बात हो रही है जो भी आपका अशोधनीय अंश जारी नहीं कर सकती फर्स्ट तो, और 20 वर्ष बाद शोधन करना वो वाले भी शेयर इशू नहीं कर सकती। ओके, कंपनी अधिनियम की धारा 55 सेक्शन 55 के अनुसार यदि अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी के अंतर्गत अनुमति दे तो ऐसी कंपनी पूर्वाधिकार अंश निर्गमित कर सकती है। तो आपको सीमित दायित्व वाले आपका इंटरनल जो आपके रूल्स होते हैं, मेमोरेंडम्स होंगे, ओके, तो वो आपको याद रखना होगा कि अगर ऐसी कोई कंडीशंस है तो ही आप ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज आप प्रेफरेंस इशू नहीं कर पाएंगे। ओके, और यहाँ पे लिमिट याद रखना, एक्स मैक्सिमम 20 इयर्स की। कई बार क्वेश्चन में 2 मार्क का क्वेश्चन में पूछ देंगे कि इस सेक्शन 55 में लिमिट ईयर्स के बारे में बात करें तो 20 इयर्स के बारे में क्वेश्चन बन सकता है। ओके, अपवाद, तो आधारभूत ढांचागत परियोजना में के लिए कंपनी को 20 वर्ष से अधिक परंतु 30 वर्ष में शोधनीय पूर्वाधिकार इस शर्त पर जारी होगी कि ऐसे पूर्वाधिकार अंशों का 21वें वर्ष या पूर्व के किसी भी वर्ष में प्रारंभ कर प्रति वर्ष न्यूनतम 10% शोधन किया जाए। क्या होगा
कि इसके अपवाद में एक कंडीशन है जो कौन से, जो आधारभूत या ढांचागत परियोजना स्ट्रक्चर ऐसी कोई चीज बनाती है कंपनी इसी से रिलेटेड है जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं, जैसे बड़ा कोई ब्रिज मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, वो ये इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए लगी हुई कंपनी है, उसके लिए यहाँ पे अबेटमेंट भी दे दी एक तरह से या छूट दे दी गई है टाइम पीरियड के अंदर 20 ईयर्स से ओवर हो सकता है, 21st ईयर से 30 ईयर्स इसकी मैक्सिमम लिमिट कर दी है। ओके, तो बट यहाँ पे आपका जो रिडक्शन होगा वो 20 ईयर से 21st ईयर से 10% जैसे स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट ईयर तक आपका क्या हो जाएगा, पूरा रिडक्शन हो जाएगा। तो आपको पर ईयर क्या करना है, 21st ईयर से आपका रिडक्शन स्टार्ट कर देना है। ओके, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत नियम 9 में निर्धारित शर्तें हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ कंडीशंस दे रखी है, कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड इन रूल ऑफ कंपनीज 2014। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट एक अंश पूंजी वाली कंपनी अंतर नियमों द्वारा अधिगत होने पर निम्न शर्तों की अनुपालना करते हुए ही पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन। निम्न कंडीशंस जो भी कंडीशंस आपको यहाँ पे दे रखी है उसी के अकॉर्डिंग कंपनी क्या कर सकती है, अपना शेयर इशू कर सकती है। कौन से प्रेफरेंस शेयर्स को इशू कर सकती है। तो पहली कंडीशन है एनुअल जनरल मीटिंग में इस आपको प्रपोजल पास करवाना होगा। फर्स्ट क्या होता है, आपको अगर प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने तो आपको एनुअल जनरल मीटिंग में एजीएम के अंदर प्रपोजल पास करवाना होगा, तभी आपका क्या हो पाएगा ये काम। सेकंड जो चीज है, यदि कंपनी ने पूर्व में पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन किया है तो उनके शोधन अथवा लाभांश के भुगतान में कोई त्रुटि नहीं हो। तो सेकंड कंडीशन है कि अगर आपने कोई प्रेफरेंस शेयर्स पहले भी इशू किए, आप उसका टाइम टू टाइम पेमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो उसको आप इशू नहीं कर पाएंगे। तो दोनों कंडीशंस आपको याद रखनी होगी। अगर आप समय पर भुगतान नहीं कर पा रहे तो आप पूर्वाधिकार अंशों का पेमेंट अगले नए प्रेफरेंस शेयर्स को कैसे पेमेंट कर पाओगे। ओके, इसी वजह से आप क्या करोगे, इनका शोधन नहीं कर पाओगे, तो ये कंडीशन फुलफिल करनी होगी। तो आपके पास में कोई त्रुटि नहीं हो, अगर आप डिले कर रहे हो पेमेंट तो भी आप इशू नहीं करवा, क्योंकि आप पहले की लाइब्रेरीज का पेमेंट कर नहीं पा रहे हैं तो और नई लाइब्रेरी इंक्रीज कर देंगे तो कैसे उसका पेमेंट हो पाएगा। ओके, सेबी के गाइडलाइंस की बात करें, ऐसी कंपनी जो पूर्वाधिकार अंशों को किसी मान्यता प्राप्त स्कंद बाजार पर सूचित कराना चाहती है तो उसे पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन एवं शोधन सेबी द्वारा इस संबंध में जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना करनी होगी। तो यहाँ पे सेबी की गाइडलाइन है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने ये गाइडलाइन दे रखी है कि इनको इशू कैसे करना है प्रेफरेंस शेयर्स को। अगर आप कौन सी कंपनी में लिस्टेड कंपनी की कंडीशन है ना, और लिस्टेड कंपनी किसमें होनी चाहिए, हमने कल परसों की बात की थी, दो हमारे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड या एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कहीं पे भी आपको लिस्टेड कंपनी हो, दोनों में से किसी भी जगह, तो आपको सेबी के गोल्ड जो भी रूल्स है उनको क्या करना होगा, जो भी सेबी के रूल्स है उनको फॉलो करना होगा। सेबी की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करके आप रीइश्यू इन शेयर्स को इशू कर पाएंगे। ओके, तो जो सेक्शन में फर्स्ट है, शोधनीय पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन कंपनी के अंतर नियमों द्वारा दिक्कत होना चाहिए। जो कंपनी के अपने नियमों में इसका मेंशन करना जरूरी है, कंपल्सरी आपने अंदर जो अपने रूल्स हैं खुद के सीमा नियम के अलावा आप कुछ अपने अंदर नियम में बनाएंगे मेमोरेंडम के अलावा, उनको भी आपको इसमें मेंशन करना जरूरी है। ऐसे अंशों का निर्गमन अंशों द्वारा सीमित कंपनी द्वारा ही किया जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगी, सीमित कंपनी या लिमिटेड कंपनी कर सकती है ना, ठीक है, लिमिटेड ही कर सकती है। प्राइवेट कंपनी के लिए ये बात एप्लीकेबल है ही नहीं, प्राइवेट कंपनी इसके बारे में इशू नहीं कर सकती, तो लिमिटेड कंपनी ही कर सकती है, प्राइवेट के लिए एप्लीकेबल होता नहीं है। कंपनी द्वारा केवल पूर्ण प्रदत्त अंशों का ही शोधन किया जाता है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इनका रिडक्शन करना। मान लो कि आपके पास में 100 रुपीज के शेयर है, 100 रुपीज का शेयर है और टोटल 1000 प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं ना, टोटल शेयर कितने 100 रुपीज का है और 1000 शेयर्स हैं
और कौन से प्रेफरेंस शेयर। अब आप उनका क्या करते हैं, रिडम्पशन करना चाहते हैं, बट वो 80 रुपीज पेड अप है, पेड अप वैल्यू इक्वल टू पेड अप 80 रुपीज है, तो आप उनका रिडम्पशन नहीं कर सकते। फर्स्ट आपको क्या करना होगा, फर्स्ट प्रोसेस में आपको कॉल करनी होगी, कॉल कितने रुपए की, 20 रुपीज की आप कॉल करेंगे, फिर आप अज्यूम करेंगे कॉल रिसीव हो गई, उसी के बाद आप क्या करेंगे, 100 रुपीज शेयर का रिडम्पशन कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको रिडम्पशन कब करना होगा, जब फुल्ली पेड अप नहीं है शेयर्स, आप पहले फुल्ली पेड अप बनाएंगे उन शेयर्स को, फुल्ली पेड अप शेयर्स को बनाने के बाद ही उसका रिडम्पशन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे जब आंशिक अंशों को शोधन की बात की जाए तो ऐसा लेनदार जो छलपूर्ण हो सकता है। धारा 55 की मूल धारणा है कि अंशों का शोधन कंपनी के बाद पूंजी ढांचे में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अतः जब पूर्वाधिकार अंश का शोधन किया जाए तो वह पूर्ण प्रतिस्थापन या पूंजी शोधन संचय से नई अंश पूंजी से किया जाता है यदि आंशिक अंशों को, ठीक है, क्लियर है। तो फर्स्ट आपको सिंपल सी चीज आपको यहाँ याद रखनी है कि अगर आपका फुल्ली पेड अप नहीं कैपिटल है तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसे फुल्ली पेड अप बनाना होगा। अगर आपका फुल्ली पेड अप नहीं है तो आप प्रेफरेंशियल इशू नहीं कर पाएंगे। ओके, तो बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज जहां पे बच जाएगी, जो भी पूर्वाधिकार अंश है उनका शोधन कैसे करेंगे, किन किन से करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे लाभांश के लिए उपलब्ध जो आपके रिजर्व्स होंगे उसके बारे में बात करते हैं, फिर कल से हम इसके एंट्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे, एंट्रीज कैसे करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहली चीज है प्रेफरेंस शेयर्स का जो रिडम्पशन करना है, उसके लिए जो रिजर्व्स है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिए। आप कुछ रिजर्व से रिडम्पशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो आपका पॉइंट बनता है, लाभांश के लिए उपलब्ध और लाभांश के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं। कुछ रिजर्व्स आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप ये कई जगह एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो जो आपका डिविडेंड है, डिविडेंड पेमेंट के लिए, जो आपके डिविडेंड पेमेंट के लिए कुछ रिजर्व्स हैं, तो कौन कौन से अलाउ है और कौन से पेमेंट के लिए अलाउ करोगे रिजर्व्स को, ठीक है, और नॉट अलाउ करने और किसके लिए, डिविडेंड के लिए, ठीक है। या डिविडेंड पेमेंट। अब पहली चीज की बात करें, कुछ कई जगह कंफ्यूजन रहेगा एग्जाम के अंदर, आप पूछ सकते हैं डिविडेंड आप किस रिजर्व से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो इंफॉर्मेशन में सबसे जो इम्पोर्टेंट है, तो फर्स्ट आती जनरल रिजर्व के बारे में क्या कर सकते हैं, जनरल रिजर्व से आप क्या करते हैं, डिविडेंड का पेमेंट कर सकते हैं। ओके, सेकंड होता है रिजर्व फंड। अगर आपके बने रिजर्व फंड, अगर आपके हैं, अगर आपने कोई संचय बनाए तो उससे कर सकते हैं। थर्ड होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आपका प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का अगर आपका बैलेंस दे रखा है तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है डिविडेंड इक्वलेशन फंड, है ना। तो डिविडेंड के लिए आपने कोई स्पेशल फंड बनाया, तो डिविडेंड से रिलेटेड कोई फंड है तो आप उसको यूज कर सकते हैं, डिविडेंड इक्वलेशन फंड। इसको यूज करके भी आप क्या कर सकते हैं, डिविडेंड का पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्क्स एक्सीडेंट अकाउंट, ओके, या इंश्योरेंस फंड। नेक्स्ट इंश्योरेंस फंड का भी यूज कर सकते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ओके, नेक्स्ट दे रखा है वर्क्समैन एक्सीडेंट फंड या वर्क्समैन कंपनसेशन फंड, वॉलंटरी डिबेंचर रिडम्पशन फंड। ओके, यहाँ पे वॉलंटरी डिबेंचर्स रिडम्पशन फंड से भी आप यूज कर सकते हैं, वॉलंटरी डिबेंचर सिंकिंग फंड से भी यूज कर सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व से भी क्या कर सकते हैं, आप डिविडेंड का पेमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व यहां से भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको कौन कौन से यूज नहीं करने जो आपके डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो फर्स्ट आपका आता है सिक्योरिटी प्रीमियम।
सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा आप यूज नहीं कर सकते। ये स्पेसिफाइड सोर्सेज हैं जो आपको यूज कब करना है, सर्टेन कंडीशन से सिक्योरिटी प्रीमियम को आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज नहीं कर सकते। सेकंड होता है शेयर फॉरफिटेड का पैसा। जब भी आप शेयर फॉरफिटेड करते हैं, जब रिडम्पशन अगर आप शेयर्स को फॉरफिटेड कर रहे हैं तो उसका पैसा भी आप यूज नहीं कर सकते। किसमें यूज नहीं करते, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए शेयर फॉरफिटेड का पैसा यूज नहीं कर सकते। थर्ड है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, जो भी प्रॉफिट्स आपके इनकॉर्पोरेशन स्टार्ट होने से बिफोर वाले वो भी आप नहीं कर सकते हैं। कैपिटल रिजर्व, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैपिटल रिजर्व, जो भी कैपिटल रिजर्व होगी, कैपिटल रिजर्व्स भी आप यूज नहीं कर सकते डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के। कई बार एग्जाम में पूछ लेंगे आपको, तो आपको बताना होगा कि ऐसे कौन कौन से डिविडेंड के सोर्सेज है जिनको आप यूज नहीं कर सकते, किसके लिए, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो आपको बताना होगा सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, शेयर फॉरफिटेड, प्रॉफिट टू प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल रिजर्व, एक्सपोर्ट सब्सिडी रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रमोशन रिजर्व, ओके, और फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व। तो जनरली आप इन तीनों चारों के बारे में एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो जनरली यही हमारे बैलेंस शीट में शो भी होने वाले होते हैं और इनसे हमारा जनरली काम होता है एग्जाम के अंदर। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए इनके बारे में, किन किन से आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं और किन से आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। बाकी की नेक्स्ट क्लास में हम इसकी जनरल एंट्रीज कैसे करेंगे वो डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में मैंने थ्योरेटिकल चीजें देखी है, कल से हम प्रैक्टिकल चीजें सोल्व करेंगे, इसके अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे होता है। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।